ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। तो वही हम बोल रहे थे कि यहाँ पर डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 5 हर्ट्ज का यहाँ पर। सर इसका हाँ। आंसर 430 हर्ट्ज होगा। 430 हाँ? या फिर 428। क्लोज हो तुम, क्लोज हो नहीं, लेकिन दोनों आंसर वो गलत है। 422 है सर, 422 422। हाँ 422 है सर। यस 422 होगा। तो क्वेश्चन पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 सितार है। अब क्योंकि ये बीट्स के न्यूमेरिकल्स हैं तो सब कुछ हमको बीट्स के हिसाब से समझना है। तो यहाँ पर बोला है बीट्स की फ्रीक्वेंसी। अब बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज, बीट्स जो है वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, यानी कि ए और बी का जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, एक्चुअली में 5 हर्ट्ज दिया हुआ है। अच्छा, अब हमको नहीं मालूम है कि ये ए माइनस बी है कि बी माइनस ए है, तो हमको दोनों ही यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो ये होने वाला है या फिर ये होने वाला है, दोनों में से कुछ एक रिलेशन होगा। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद में अब बोलना चाह रहा है कि द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। तो बी का जो स्ट्रिंग बी है उसका टेंशन बढ़ा दिया गया है। तो ये समझने के लिए पहले ये वाला फॉर्मूला की तरफ हम वापस चले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हम करते आ रहे हैं, ठीक है। लैम्डा, या म्यू क्यों लिखे हैं, लैम्डा, सॉरी, ओके। यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टेंशन के साथ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ने वाली है। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि टेंशन ऑफ द बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज टू 3 हर्ट्ज। यानी कि ये जो डिफरेंस आएगा इस बार, इसको बी नॉट बोल देते हैं, ये 3 हर्ट्ज का आएगा जब बी की जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी। या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अब हमको ये समझना है कि इन दोनों में से, ठीक है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। अब हमको क्या समझना है, हमको समझना है कि बेसिकली इसमें या इसमें, इन दोनों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, किस रिलेशन को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हमको यहाँ पर थोड़ा इवैल्यूएट करना है। अभी इसको समझना कैसे है, ठीक है। समझने के लिए आप देखो कि जो डिफरेंस है यहाँ पर, जैसे कि इसको अगर हम इस पार्ट को पकड़े तो जो यहाँ पर डिफरेंस है वो 5 हर्ट्ज का है। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि यहाँ पर बी की फ्रीक्वेंसी हम 10 मान लेते हैं, ए की फ्रीक्वेंसी हम 5 मान लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको अभी फ़िलहाल के लिए 5 दे रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी की टेंशन बढ़ रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। यानी कि अगर ये बढ़ के अब मान लेते हैं 11 हो गई, 11 हो गई, तो 11 माइनस 5 क्या होगा, 6 होगा। 12 हो गई, 12 माइनस 5 7 होगा। 13 हो गई, 13 माइनस 5 8 होगा। यानी कि हमको डिफरेंस क्या चाहिए, डिफरेंस हमको जो चाहिए 3 हर्ट्ज का वो तो मिलने से रहा है ना। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो रिलेशन है ये फेल हो गया। यानी कि डेफिनेटली ये रिलेशन करेक्ट है। यहाँ पर अगर A 10 है, B 5 है, 10 माइनस 5 हमको 5 दे रहा है। अच्छा, अब अगर ये बढ़ रहा है, B अगर बढ़ रहा है तो 10 माइनस 6 4 होगा, और बढ़ गया 7 हो गया, तो 10 माइनस 7 हाँ हमको 3 दे देगा। यानी कि ये हमको यहाँ मिल जाएगा। तो ये रिलेशन करेक्ट है, ये रिलेशन लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला रिलेशन सही बैठ रहा है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 400 समथिंग दी हुई है, कहाँ गया, 427 इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5, और तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हो जाएगा 427 माइनस 5, यानी कि 422 हर्ट्ज। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, लेकिन ये आप लोग को करना है, ठीक है। इसका भी करेक्ट रिलेशन आपको बताना है, अभी भी कर सकते हो, होमवर्क में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी ही है। कि अगेन 2 सितार स्ट्रिंग्स, फिर से 2 सितार स्ट्रिंग्स होने वाली है,
वही उसी तरीके से रिलेशन बन जाएगा, ए एंड बी आर प्लेइंग अ नोट ग, सा रे गा ऐसा, ठीक है, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी, बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही हैं ये 6 हर्ट्ज। ओके, नाउ इसमें जो टेंशन स्ट्रिंग ए की एस टेंशन is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to कितना है 3 हर्ट्ज, बीट फ्रीक्वेंसी भी 3 हर्ट्ज हो गई। अगर ए की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी was 324 hertz, what is the frequency of B? ठीक है, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे दो रिलेशन। सर यहाँ पे हर जगह आउट ऑफ ट्यून क्यों लिखा हुआ है सर? ये आउट ऑफ ट्यून, हाँ सर, हर ये क्वेश्चन ना में आउट ऑफ ट्यून लिखा हुआ है सर। आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है जैसे कि सितार गिटार कुछ भी होता है ना, सितार गिटार, जैसे अगर ये गिटार बनाने का हम ट्राई करें, बहुत बेकार गिटार बन रहा है जो भी सॉरी, तो इसमें इस तरीके की इसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्ट्रिंग्स इसमें होती हैं, ठीक है। हर स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पीछे में जाके कनेक्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर कहीं कनेक्ट होती है, कनेक्टर होता है। यहाँ पर ट्यूनिंग के लिए उन लोग ट्यूनर्स देते हैं, ये ट्यूनर्स हैं, ठीक है, ये ट्यूनर्स हैं। ये जो स्ट्रिंग है इनकी फ्रीक्वेंसी को, जो भी गाना है, जो भी, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई धुन बजानी है, ठीक है, जैसे सारे गा कुछ भी गाओगे, सारे गामा गाओगे, कुछ भी, जैसे जो भी आप गाना गाना चाहो, ठीक है, हर गाने की अपनी एक ट्यून होती है, या एक क्या बोलते हैं उसको, नोट होता है, ठीक है, स्केल होता है, गाने का एक स्केल होता है, ठीक है, स्केल, नोट, ट्यून, ठीक है, तो उस स्केल के हिसाब से इनको सेट करना पड़ता है। अब उसी को हम बोलते हैं बेसिकली ट्यून, कि गाना किस स्केल में है, ठीक है। आप देखोगे कि एक ही गाना है, कोई एक गाना है, उसको कोई सिंगर बहुत हाई नोट में गाता है, मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के गा रहा है, ठीक है, उस तरीके से, कोई बहुत धीमे धीमे गाता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है, स्केल जो होता है उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो उसीलिए ट्यून यूज़ की जाती है, ट्यूनिंग किया जाता है गिटार को या सितार को, ट्यूनिंग, ताकि वो उस गाने में, उस धुन में बैठ सके। नहीं तो फिर वो जब बजेगा ना तो इतना बेसुरा लगेगा कि आप सुन ही नहीं पाओगे, सुनना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो इतना बेसुरा लगेगा। तो ये सबको ट्यून करके एक सिम्फनी में लाया जाता है, मतलब कि एक होता है ना सिमेट्रिकल, एक सिम्फनी में लाया जाता है, तो इसीलिए ट्यून करना ज़रूरी है। आउट ऑफ ट्यून हो गया मतलब गाना बहुत बेसुरा लगेगा, तो इसीलिए ट्यून यहाँ पर लिखा है। ऐसे और ट्यून का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सम से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है सर। सर आंसर 388 है। 388 कहाँ से आएगा भाई? 388 कहाँ से आएगा? ये 6 हर्ट्ज है, ये 324 है, बहुत अच्छा, ज्यादा 6 प्लस। हर्ट्ज सर, सॉरी सर, हम हाँ। 64 पढ़ लिए सर उसको। ये एच हल्का सा ऐसा लिखे। अब बोलो, तब बोलो, आंसर बोलो। सर तब इसका आंसर हो जाए सर 330 हर्ट्ज। हाँ, तो सर तभी भी गलत है। 318। 318 है, ये रिलेशन इसमें यूज होगा, हम बता दे रहे, ये वाला। सर इधर यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन समझा दीजिएगा। ऊपर वाला मतलब इससे ऊपर वाला? हाँ, इसके ऊपर वाला। ठीक है, रुको। ये वाला जो क्वेश्चन का में इक्वेशन यूज़ करना है, वो इक्वेशन ये है, ठीक है, ये इक्वेशन यूज़ करके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है,
और बी की फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, ए की दे दी है 324, यहाँ 324 पुट करेंगे, यहाँ 6 है तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ रिलेशन यूज़ होगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि दो सितार है, गिटार है, जो भी है, उसकी स्ट्रिंग्स है ए और बी, वो कुछ एक नोट गा रही है, एक नोट बना रही है, धा मतलब गाना बज रहा है। ये जो है ट्यून से बाहर चले गई मतलब कि वो गाना जो है बन रहा है लेकिन वैसा नहीं बन रहा है जो सुरीला लगे या हमको सुनना हम प्रेफर करें। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस को, वो है 5 हर्ट्ज़ का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोल रहा है, तो यहाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं था। उसके बाद बोल रहा है कि जो बी की टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है उसको बढ़ा दिया गया, और जो बीट फ्रीक्वेंसी है यानी कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है इस बार वो घट के 5 हर्ट्ज से घट के हो गया 3 हर्ट्ज। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यानी कि बी की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी। ठीक है, अगर ए की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 427 हर्ट्ज थी तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें जो रिलेशन यूज़ करना था वो ये था। ठीक है, अच्छा 5 हर्ट्ज है क्या बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, यानी कि ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी शुड गिव 5 हर्ट्ज, या तो ये होगा या ये होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। हमको तो नहीं पता ना किससे कौन माइनस होके 5 आ रहा है, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना एग्जैक्टली। तो इन दोनों में से ही कुछ एक होगा जिसको लेके हम सम कर पाएंगे, लेकिन इन दोनों में से क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गए कि जब बी की टेंशन बढ़ी है, देखो टेंशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो जब बी की टेंशन बढ़ाई गई, ठीक है, तो जो ये बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस था वो 3 हर्ट्ज हो गया, यानी कि अब जो डिफरेंस है इन दोनों का वो 3 हर्ट्ज है, या तो ये होगा या ये होगा, बी माइनस ए 3 हर्ट्ज होगा। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये कैसे पता चलेगा, तो इन दोनों में से ये वाला रिलेशन सही है, क्योंकि ए तो अपने जगह फिक्स्ड है, हम लोग बी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बी की टेंशन बढ़ाने से इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, बी की टेंशन बढ़ाने से इन दोनों का डिफरेंस जो है वो घटेगा, तो ये वाला रिलेशन सही था। तो इसको लेके हमने यहाँ पुट किया, फिर ए के जगह उसकी मतलब जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट किया, एंड देन आंसर आ गया 422। तो इसी तरीके से सेम ये सम भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट सम। एक सेकेंड, हाँ, So next question is, a stone dropped from the top of a tower of height। हेलो सर, प्रीवियस क्वेश्चन वापस समझा दीजिएगा सर, मेरा क्या इंटरनेट थोड़ा सा ये हो गया था। कौन सा ये सर वाला? यहाँ पे टेंशन कम हो रहा है ना सर? हाँ, टेंशन कम हो रहा है। कहाँ गया? तो सर फ्रीक्वेंसी भी कम होगा ना? कहाँ है? हाँ, फ्रीक्वेंसी कम होगा। एक सेकेंड, ए एंड बी, हाँ, यहाँ पर टेंशन कम हो रहा है। द एस टेंशन इज स्लाइटली रिड्यूस, ए का टेंशन कम हो रहा है, एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज। तो देखो, या तो इसमें ये रिलेशन काम करेगा, या तो, ठीक है, यही स्टार्टिंग में यही दिया हुआ है ना, दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब डिफरेंस तो यही है स्टार्टिंग में, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से किसको लेके हमको आगे बढ़ना है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमको दूसरा पार्ट यूज़ करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरे पार्ट की इक्वेशन क्या है कि रिड्यूस टू 3 हर्ट्ज हो गया, तो यहाँ पर ए में चेंज आ रहा है, तो ये हम चेंजेस दिखा रहे हैं, ए में 3, या तो ये होगा या ये होगा।
अरे सॉरी, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, इज इक्वल्स टू 3, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में यही बोलना चाह रहे हैं, 3 चाहिए हमको। तो अब इस रिलेशन को पहले देखो, इस रिलेशन को, यहाँ पर b फिक्स्ड है, a कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, फिलहाल के लिए यहाँ 6 है, तो इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 4, 10 - 4 अभी के लिए 6 मिल रहा है, 10 - 4 6 होता है, इसके बाद a कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये 4 से हो गया 3, 10 - 3 क्या देगा 7, फिर 2 हो गया, 10 - 2 क्या देगा 8, तो 6 तो मिलने से रहा, यहाँ तो बढ़ते चले आ रहे हैं, उल्टा यहाँ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको 10 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, 10 - 4 6 हो गया, हमको चाहिए 3, 10 - 4 6, अब ये कम हो रहा है, a कम हो रहा है, ये 9 कर दो, 9 - 4 5 और कम कर दो, 8, 8 - 4 4 और कम कर दो, 7, 7 - 4 हाँ 3, 7 - 4 3, यानी कि इसमें रिजल्ट आ रहा है, तो इसको लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, देखो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, a का यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट कर देना है, बस इधर उधर करके माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा 318। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट, हाइट है 300 मीटर्स, 300 मीटर्स, splashes into the water, splashes into the water of a pond near the base of the tower, मतलब कि पानी बस जाके वो लगा, स्टोन जो है पानी में गिरा। When is the splash heard at the top, given that speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड, और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा सम हम नहीं करेंगे, इसका हम सब रिलेशन समझा देंगे, इक्वेशन बना देंगे, सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि एक स्टोन है जिसको एक हाइट से फेंका गया, मान लेते हैं वो स्टोन यहाँ है, उसको एक हाइट से फेंका गया, टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट, इस टावर का हाइट दिया हुआ है 300 मीटर्स का, ठीक है, ये 300 मीटर हाइट है, बिल्कुल। स्प्लैशेस इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड नियर द बेस ऑफ अ टावर, ये जाके पानी में लगा, पॉन्ड में लगा, स्प्लैश हुआ होगा, ठीक है, स्प्लैश हुआ होगा। अच्छा, When is the splash heard at the top, तो ये जो स्प्लैश हुआ ये ऊपर में कब सुनाई दिया, ठीक है, मतलब टाइम ही निकालने का बात है यहाँ पर। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, स्पीड को ये लेने बोला है, तो यहाँ टाइम निकालने का बेसिकली बात है, हाइट दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, यही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमको पता है 300 मीटर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है 300 मीटर है, वेलोसिटी 340 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ एक टाइम आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एक टाइम आएगा, t1 इसीलिए हम छोड़ लें लिख के। अब ये जो टाइम आएगा वो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम आएगा, कि जब स्प्लैश हुआ उसके बाद यहाँ से यहाँ गया साउंड, ठीक है। लेकिन ऊपर से जो स्टोन नीचे गिरा है उसमें भी तो कुछ टाइम जा रहा है ना, ये वाला तो टाइम आया यहाँ से यहाँ जाने का, स्प्लैश जब हुआ होने के बाद ये जो ऊपर गया ये वो वाला टाइम है। लेकिन जब स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसका भी तो टाइम है, उसके टाइम को भी तो हमको निकालना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके टाइम को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u
है, G भी है, S है, ठीक है, और हमको क्या T चाहिए, तो इन चारों के हेल्प से ये इक्वेशन बन जाएगी, हाफ ATGT जो भी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। S के जगह हम यहाँ पर हाइट लिख सकते हैं, ठीक है, हाइट को हम माइनस में ही यहाँ मानेंगे क्योंकि नीचे जा रहा है, ये हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ये तो 0 है तो ये चले जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है। अच्छा, हाफ A को G हम कर दे रहे, ठीक है, अब नीचे जा रहा है तो G को भी हम नेगेटिव ही पकड़ेंगे, माइनस GT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस भी चले जाएगा क्योंकि डेफिनेटली हम टाइम निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव में कैसे निकलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर T का रिलेशन क्या बनेगा, T का जो रिलेशन यहाँ बनेगा, या इसको हम T2 बोल देते हैं, तो क्या होगा, 2 ऊपर चले जाएगा H के साथ, G नीचे आ जाएगा, तो ये तो इक्वेशन आपने की ही होगी आगे आगे मोशन वगैरह में, खैर। तो ये रिलेशन बन रहा है, H मालूम है हमको कितना है 300, G मालूम है कितना लेने बोला है, यहाँ पर आप पुट करो, T2 निकालो, यहाँ T1 मिल जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 सेकेंड्स, ख़त्म, ठीक है, यही करना है। सर इसका आंसर 8.78 आ रहा है सर सेकेंड। अच्छा, आंसर और किसी का आया, कितना बोला आपने, 8.78 सेकेंड। 8.78 सेकेंड्स, ओके, हाँ सर, और 8.78 आ रहा है। ठीक है, तब आ ही सकता है आंसर, इसका एक्चुअली नहीं है मेरे पास में आंसर, ठीक है, 8.78 आ रहा है तो वही होगा, ये तो 1 से कम आएगा, ये तो 1 से कम आएगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ये टाइम ज़्यादा आ रहा है ना, हो ही सकता है। तो 2 × 100 600, और ये है 10 6, श्योर हो इतना ही आ रहा है, 2 × सर अप्रॉक्स 8.7 सेकंड के आसपास आ रहा है। देख ही ले रहे कैलकुलेट करके, 61, हाँ 8 तो समथिंग आ ही जाएगा, 7.8 7, हाँ भाई गुड, सही है, हाँ एक प्रॉक्सी आएगा, ठीक है, आ गया, तो 8 पॉइंट ऐसे ही होगा कुछ, ओके गुड। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सम मतलब, नेक्स्ट सम में a bat emits ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, ठीक है, in air, if the sound meets a water surface, if the sound meets a water surface, then what is the wavelength of पहला reflected sound, दूसरा transmitted sound, ठीक है, given that the speed of sound in air is 340 meter per second and in water 1486 meter per second। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक बैट जो है एमिट कर रहा है, कुछ अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, मतलब कि ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ माने वही 1000 इतना। तो ये फ्रीक्वेंसी में एमिट कर रहा है इन एयर। इफ़ द साउंड मीट्स द वाटर सरफेस, तो ये सरफेस ऑफ वाटर है, नीचे पानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर है, ये नीचे पानी हो गया, ओके। अब ये साउंड आया यहाँ से, इसमें लगा, लगने के बाद क्या हुआ कि कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। तो इसी का वेवलेंथ पूछा है कि कितना रिफ्लेक्ट हुआ और कितना ट्रांसमिट हुआ, इसी का यहाँ पर वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ यहाँ से हमको मिल जाएगा, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहले हमको बोला है वेवलेंथ निकालने रिफ्लेक्टेड साउंड का, तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड क्या होगा, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये वेलोसिटी है, ये इसका हवा का, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है एयर में ना, और फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है 10⁻⁶, ठीक है। ये जो भी आएगा ये इसका वेवलेंथ है, पहले वाले का आंसर होगा ये। दूसरा ये हुआ है ट्रांसमिटेड साउंड, ट्रांसमिट हुआ है अंदर पानी में, तो पानी का यहाँ पर हमको वेवलेंथ पकड़ना पड़ेगा, वाटर का। तो वाटर का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, उस हिसाब से लिखेंगे 1486 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मीटर्स, ये आ जाएगा सेकेंड आंसर, ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर। हो गया, इतना ही करना था बस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर, अब ये भी ऐसा यूनिट में नहीं है, लॉन्ग इज क्लैम्प्ड at its middle, the fundamental frequency of longitudinal vibrations of the rod are given to be 2.53 kilohertz, ठीक है। What is the speed of sound in steel? Speed of sound in steel क्या है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमको बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दो मिनट लेके अगर कोई करना चाहे तो। सर 5060 5 कितना, क्या बोले, 5060 मीटर पर सेकेंड। 5060 मीटर पर सेकेंड। किसको किससे मल्टीप्लाई किया खाली बोल दो तो हमको, हम समझ जाएंगे। सर पहले तो वो निकाले, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ निकाले, वो हाँ। आया 12, उसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ स्टील निकाल दिए, फ्रीक्वेंसी इंटू 12, हाँ, मतलब और फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है 2560। ना। सर फ्रीक्वेंसी 100 तो हमको दी सेंटीमीटर है कि मीटर है सर? सेंटीमीटर। तब सर 5.06 आ रहा सर मेरे। 5.06, ठीक है, देखते हैं चलो। इसमें क्या बोलना चाह रहा है पहले ये देख लो। ये मान लेते हैं स्टील रॉड का बात कर रहा है, ये वो स्टील रॉड है, ठीक है। ये है क्लैम्प्ड फ्रॉम द मिडिल, तो यहाँ कहीं से ये बांधा हुआ है, बीच में इसको बांध दिया गया है, क्लैम्प्ड एट इट्स मिडिल। सर 5060 ही आ रहा है सर।
हाँ, तब सही है। अब क्या बोल रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको बांध दिया गया है तो डेफिनेटली ये का काम करेगा। ठीक है, ये नोड बन जाएगा, ये नोड बन जाएगा, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एंटाई नोड होंगे, और एंटाई नोड में हमको मालूम है कि किस तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, ओपन फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि ऐसी वेव बनेगी, इस तरीके की हाफ वेव बनेगी, हाफ वेव की भी हाफ वेव, ये वेव बनेगी। तो इस वेव की लेंथ हमको पता है क्या होती है, λ/4। इस वेव की भी वही होती है लेंथ, λ/4। तो टोटल लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमको मिल जाएगा λ/2। तो यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा 2L। तो लेंथ यहाँ 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 × 100, लेकिन वही है कि ऐसा यूनिट में चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बाई 100 करके इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर वेवलेंथ आ रहा है 2 मीटर्स, 2 मीटर्स का वेवलेंथ आ रहा है। फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पर मालूम है कितना है, 2.53 × 10⁻³ हर्ट्ज़। अगेन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं जो बोला है। तो वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगा 2.53 10⁻³ × 2। तो आपने कितना बोला, 50 5060। 5060। तब ये आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, ये ऐसा यूनिट में लिखना भी है। ठीक है, यही था इस सम का क्रक्स। ठीक है, एक और सम करते हैं, फिर हम होमवर्क दे देंगे, फिर ये ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म हो गया था कल ही, हमको तो न्यूमेरिकल्स करवाने थे आज बीट्स के ऊपर भी। सर मेरे स्कूल से भी एक न्यूमेरिकल मिला सर, वो हमसे नहीं हो रहा सर, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, भेज दोगे। नेक्स्ट, a steel wire has a length of 12 meters and a mass of 2.10 kgs. ठीक है, what should be the tension in the wire so that the speed of a transverse wave on the wire equals the speed of sound in dry air at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसका स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोल रहा है कि स्टील वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 मीटर्स एंड अ मास। लेंथ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और टेंशन का भी बात कर रहा है, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो सारा रिलेशन का कॉम्बिनेशन अगर हम करने जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या पूछा है यहाँ पर, व्हाट शुड बी द टेंशन, टी के लिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वेलोसिटी, टेंशन, ये सब का रिलेशन अगर हम बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, है ना। ये रिलेशन बनेगा यहाँ पर, जिसमें वेलोसिटी हमको मालूम है, दिया हुआ है कितना, 343 दिया हुआ है। ठीक है, टेंशन तो निकालना है। ठीक है, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास तो दिया होगा 2.10 बाय यूनिट लेंथ, लेंथ 12 मीटर्स। ठीक है, ये पूरा उठा के रख देंगे यहाँ म्यू के जगह, 2.10
अपॉन 12। इसको अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको टेंशन इन न्यूटन्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको करके आंसर बता दो। और ठीक है, इसको कर लो। न्यूमेरिकल जो मिला है स्कूल से, जो न्यूमेरिकल मिला है वो हमको भिजवा दो। ठीक है, सत्य सर को भेज के हमको अभी भिजवा दो, हम तुमको दे देंगे अभी करके। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी हम तुमको बता देंगे। नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, कल परसों में फिर नेक्स्ट क्लास एक होगा, वो भी हम बता देंगे। ऐसे हम भिजवा देंगे करके। ठीक है, अभी एक्चुअली मेरा एक और क्लास ठीक है है, अभी तुम उनको भेज दो, संग संग बोलो कि हमको भेज देना, आज रात को ही हम तुमको दे देंगे। और डाउट होगा तो कल परसों में हमारा फिर एक क्लास होगा, उसमें हम तुमको वो एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली मेरा अभी एक और क्लास भी है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। जो डेरिवेटिव्स हैं सिलेबस में हैं, जो नहीं भी हैं कुछ कुछ वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमने लगभग मैंने किया है 23-24 न्यूमेरिकल्स भी हमने कर चुके हैं, क्लास और होमवर्क मिला के। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में चैप्टर आ गया होगा। फिर भी आप देख लो, अगर कुछ और डाउट होगा तो अगेन आप बोल ही सकते हो। और देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ऐसे भी कुछ सर्टेन चैप्टर्स के। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।